नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेज विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में साइंस सी टेट प्रीवियस ईयर 28 जनवरी 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, राइजोबियम जीवाणु प्रायः चने, मटर, मूंग, बीन और अन्य फलियों की जड़ों में पाया जाता है। जीवाणु का पौधे से क्या संबंध कहलाता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन है सहजीवी संबंध, बी है परजीवी संबंध, सी है परपोषित संबंध और डी है कीटाहारी संबंध। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सहजीवी संबंध। राइजोबियम जीवाणु प्रायः चने, मटर, मूंग, बीन और अन्य फलियों की जड़ों में पाया जाता है। जीवाणु का पौधे के साथ संबंध सहजीवी कहलाता है। राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन, प्राणी जहाँ रहते हैं वहाँ जीवित रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। स्तंभ 1 में प्राणियों की सूची एवं स्तंभ 2 में प्राणियों के अनुकूलन की सूची दी गई है। आइए देखते हैं। सूची इस प्रकार है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से ध्रुवी भालू का मिलान करेंगे लंबे, गोलाकार और नुकीले पंजे से, और लाल आँखों का मेंढक से, लाल आँखों का मेंढक का मिलान करेंगे हम पाद पर चिपकी हुई गद्दी से, और सी है शेर, शेर का मिलान करेंगे संवेदनशील श्रवण से, और डी है हाथी, हाथी का मिलान करेंगे रूपांतरित दांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पपीता। पपीता एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर में से केवल एक ही भाग होता है। पपीते के फूलों में या तो नर प्रजनन भाग पुंकेसर या मादा प्रजनन भाग अंडक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बीज प्रायः वायु द्वारा छितराया नहीं जाता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्यमुखी का। सूर्यमुखी का बीज प्रायः वायु द्वारा छितराया नहीं जाता है। सूर्यमुखी के बीज स्थानीय रूप से पक्षियों और छोटे स्तनधारियों द्वारा फैलाए जाते हैं। सूर्यमुखी के बीज में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, इसी कारण इन्हें सुपर फूड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन, मानव कंठ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है और कौन सा असत्य है? अभिकथन है, कंठ में श्वास नली खाद्य नली के सन्निकट होती है, और अभिकथन सेकंड है, कंठ में एक पल्ले जैसा वाल्व उपस्थित होता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन है और अभिकथन तीसरा है, वायु एवं भोजन कंठ में एक ही रास्ता साझा करते हैं, और अभिकथन फोर्थ है, कभी कभी भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं जिससे हिचकी आ सकती है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, S1, S2 और S4 सत्य हैं और S3 असत्य है। मानव कंठ के विषय में जो सत्य कथन है, S1 है कंठ में श्वास नली खाद्य नली के सन्निकट होती है, और S2 है कंठ में एक पल्ले जैसा वाल्व उपस्थित होता है, और फोर्थ कथन जो है वो है, कभी कभी भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं जिससे हिचकी आ सकती है। और मानव कंठ के विषय में जो असत्य कथन है वो है, वायु एवं भोजन कंठ में एक ही रास्ता साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सा प्रवाह आलेख मानवों में रुधिर के प्रवाह का सही क्रम दर्शा रहा है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन है फुफ्फुस, फुफ्फुसिरा, हृदय, धमनियाँ, शरीर, शिराएँ, हृदय, फुफ्फुस, धमनी, फुफ्फुस। और बी है फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी, हृदय, धमनियाँ, शरीर, शिराएँ, हृदय, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस। सी ऑप्शन है फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी, हृदय, शिराएँ, शरीर, धमनियाँ, हृदय, फुफ्फुस, शिरा और फुफ्फुस। डी ऑप्शन है फुफ्फुस, फुफ्फुसिरा, हृदय, शिराएँ, शरीर, धमनियाँ, हृदय, फुफ्फुस, धमनी और फुफ्फुस। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव में रुधिर के प्रवाह का जो सही क्रम है वो है फुफ्फुस से रुधिर फुफ्फुस शिरा में जाता है, फिर फुफ्फुस शिरा से हृदय में, हृदय से धमनियों में प्रवेश करता है, फिर शरीर में और फिर शिराएँ और फिर शिराओं से हृदय में और हृदय से फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस धमनी से फुफ्फुस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 67 क्वेश्चन। मानव शरीर के निम्नलिखित कौन से प्रकार से डायलिसिस का प्रक्रम जुड़ा है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा उत्सर्जन। मानव शरीर के उत्सर्जन प्रकार से डायलिसिस का प्रक्रम जुड़ा हुआ है। मानव शरीर के आंतरिक प्रोटीन के अपचय के परिणाम स्वरूप उत्पन्न अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल जैसे हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। डायलिसिस अर्धपारगम में झिल्ली में विलय और द्रव के अति निस्पंदन के विसरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। मानव में ध्वनि कंपन में कंपन ए पैदा करता है, ए कंपन को बी में भेजता है, वहाँ से संकेत सी पर जाता है। ए, बी और सी क्रमशः हैं क्या हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा कर्णपटह, अंतरकर्ण और मस्तिष्क। मानवों में ध्वनि कंपन कर्णपटह में कंपन पैदा करता है, कर्णपटह कंपन को अंतरकर्ण में भेजता है, फिर वहाँ से संकेत मस्तिष्क पर जाता है। इसलिए ए, बी, सी क्रमशः कर्णपटह, अंतरकर्ण और मस्तिष्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन इस प्रकार है। स्तंभ 1 और स्तंभ 1 में पोषक तत्व दिए हुए हैं, स्तंभ 2 में अभाव और विकार दिए हुए हैं। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्तंभ 1 के पोषक तत्वों को स्तंभ 2 के हीनताजन्य विकारों से सही सुमेलित कर रहा है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, मिलान करते हैं। लोहा आयरन का मिलान अल्प रक्तता एनीमिया से करेंगे और विटामिन B1 का मिलान विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, इसका मिलान करेंगे बेरी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसका मिलान करेंगे स्कर्वी से। और डी की कमी से आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? इसका मिलान करेंगे घेंघा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प रेशम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 70 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि। रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि रेशम उत्पादन से जुड़ा है। शहतूत रेशम कीट सामान्य रेशम कीट है जिसका उपयोग रेशम उत्पादन के लिए किया जाता है। रेशम एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है। यह मुख्य रूप से प्रोटीन से बना होता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन।
संजना ने मृदा की अंतःस्रवण दर ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग किया। उसने पाया कि मृदा के नमूने में 400 मिली जल के अंतःस्रवण को 20 मिनट लगे। अंतःस्रवण दर क्या है? 71 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार है। 71 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 मिली प्रति मिनट। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे दोस्तों? आइए सॉल्व करते हैं। श्रवण की दर बराबर जो होता है जल की मात्रा बटे अंतःस्रवण का समय होता है। इसको इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। 400 बटे 20, 400 है जल की मात्रा और अंतःस्रवण का समय जो है वो 20 है। इसको सॉल्व कर देंगे। इक्वल आ जाएगा 20 मिली प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? पहला है हमारे शरीर में भोजन का पाचन, दूसरा है किण्वन और तीसरा है प्रकाश संश्लेषण, चौथा है क्रिस्टलीकरण। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल डी, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। पदार्थों में ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन या अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हो सकते हैं जैसे कि भोजन का पाचन, दूध का खट्टा होना, फलों का सड़ना, लोहे में जंग लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। अभिकथन ए है सोडियम ग्लिसरीन में भंडारित किया जाता है। रीज़न है, कारण जो है वो सोडियम ऑक्सीजन और जल से तीव्रता से अभिक्रिया करता है। ऑप्शन इस प्रकार है। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 73 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सोडियम को ग्लिसरीन में भंडारित नहीं किया जाता है बल्कि इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है या ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसी कारण इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसलिए कथन ए असत्य है और कथन बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से क्या गलत है? क्या गलत है दोस्तों? 74 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए है, यह एक अम्ल और एक क्षार के बीच की अभिक्रिया है। बी है, इस अभिक्रिया में एक नया पदार्थ लवण बनता है। और सी है, निर्मित लवण प्रकृति में केवल अम्लीय अथवा क्षारीय होते हैं। डी है, अभिक्रिया में ऊष्मा सर्वदा अवशोषित होती है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी और डी। जिन अभिक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल और लवण बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 75 क्वेश्चन। जब सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तब एक गैस ए बनती है। ए को जल में घोलने पर बी बनता है। बी सी लिटमस को डी कर देता है। ए बी सी डी क्रमशः हैं। क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और नीला लाल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तब एक गैस सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोलने पर सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। सल्फ्यूरस अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। इसलिए ए बी सी डी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरस अम्ल, नीला लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। एक समान चाल से गति करती हुई वस्तु के दूरी समय आलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? क्या सही है दोस्तों? 76 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विभिन्न घर्षण बलों को घर्षण के बढ़ते क्रम में दर्शाता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोटनी सर्पण स्थैतिक। लोटनी सर्पण स्थैतिक घर्षण बलों को घर्षण के बढ़ते क्रम को दर्शाता है। लोटनी घर्षण उसे कहते हैं जब एक निकाय दूसरे निकाय की सतह पर लुढ़कता है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनी घर्षण कहते हैं। सर्पण घर्षण किसे कहते हैं दोस्तों? सर्पण घर्षण जब एक सतह दूसरी सतह पर फिसलती है तो सतहों पर लगने वाला घर्षण बल सर्पण घर्षण बल कहलाता है। और स्थैतिक घर्षण किसे कहते हैं दोस्तों? दो तलों के मध्य घर्षण बल जिसके मध्य कोई सापेक्ष गति नहीं होती है तो उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हैं और उनके मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है। उनके बीच में रखे गए एक सिक्के के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? बताइए दोस्तों कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनंत। दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे होने पर उनके मध्य रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। समतल घर्षण एक परावर्तक सतह वाला दर्पण होता है। समतल दर्पण से टकराने वाली प्रकाश किरणों के लिए परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रकाश के यंत्रों को ऊर्जा क्षमता के सही वृद्धि क्रम को दर्शाता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश के यंत्रों का ऊर्जा क्षमता में वृद्धि का जो सही क्रम है वो है तापदीप्त बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL और LED। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ये है धातुएं विद्युत का चालन करती हैं। पहला है धातुएं विद्युत का चालन करती हैं। दूसरा है ऋण आवेश धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिद्धांत एक सिद्धांत है, दूसरा अवलोकन है। धातुएं विद्युत का चालन करती हैं, यह एक सिद्धांत है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण विद्युत का चालन होता है। ऋण आवेश धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है, यह एक अवलोकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। कथन ए है चुंबक लोहे को आकर्षित करते हैं। कथन बी है यह सिक्का चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। इस क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इस क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए विकल्प सही है। ए तथ्य है और बी अवलोकन है। चुंबक लोहे को आकर्षित करते हैं, यह एक तथ्य है। चुंबक लोहे पर अपने चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण लोहे को आकर्षित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आने पर परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के साथ संरेखित करते हैं। यह सिक्का चुंबक से आकर्षित नहीं होता है, यह एक अवलोकन है। सिक्के में लौह तत्व का गुण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। वायु दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? कथन इस प्रकार है। पहला जो कथन है, हमारे चारों ओर की वायु हम पर बहुत कम दाब डालती है। दूसरा है वायु गर्म करने पर संकुचित हो जाती है और ठंडा करने पर विस्तृत हो जाती है। तीसरा है गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु धरती को ओर जाने की प्रवृत्ति रखती है। और फोर्थ है जैसे ही गर्म वायु ऊपर उठती है उस स्थान पर वायु दाब बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, सी और डी। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वो है ए, सी और डी। वायु दाब के संदर्भ में सत्य कथन जो है वो हमारे चारों ओर की वायु हम पर बहुत कम दाब डालती है। सी वाला है गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु धरती की ओर जाने की प्रवृत्ति रखती है।
और डी है जैसे ही गर्म वायु ऊपर उठती है उस स्थान का वायु दाब बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति के विषय में गलत है? कौन सा गलत है? 83 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 83 का बी ऑप्शन सही होगा। विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है। विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है। विज्ञान की प्रकृति के विषय में गलत कथन है ये। विज्ञान अनुभव से प्राप्त होने वाले प्रमाणों के आधार पर भौतिक संसार का वर्णन करने और उनकी व्याख्या करने का प्रयास करता है। विज्ञान में केवल तार्किक निगमनात्मक निष्कर्ष ही नहीं बल्कि विशेषज्ञों के निर्णय भी शामिल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की संकल्पना को नहीं दर्शा रहा है? 84 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 84 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यह ज्ञान का एक संग्रह है। किसी विषय या वस्तु के वास्तविक क्रमबद्ध सुव्यवस्थित और विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान प्रेक्षणों और प्रयोगों द्वारा प्रमाणित होता है जिसमें भौतिक जगत और प्रकृति के नियमों का अध्ययन किया जाता है। इससे वस्तु के प्रकृति गुण और उसके व्यवहार को जानने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। इसे शिक्षार्थी को ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करने में सक्षम बनाना चाहिए। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। पोर्टफोलियो को एक विकल्प आकलन योजना के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह समय के साथ एकल किए गए सभी विद्यार्थियों के सभी कार्यपत्रकों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। कथन ए है सिद्धांत एवं नियम वैज्ञानिक ज्ञान को निरूपित करते हैं। और कथन बी है सत्यापन के पश्चात नियम सिद्धांत बन जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य हैं। ए और बी दोनों ही सत्य हैं। सिद्धांत एवं नियम वैज्ञानिक ज्ञान को निरूपित करते हैं और कथन जो बी है वो सत्यापन के पश्चात नियम सिद्धांत बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। अनुसंधान दर्शाते हैं कि शिक्षकों को एक प्रश्न पूछने के उपरांत 5 सेकंड तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए प्रतीक्षा समय का निम्नलिखित में से क्या एक लाभ नहीं है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के प्रश्न में कमी होना। अनुसंधान दर्शाते हैं कि शिक्षकों को एक प्रश्न पूछने के उपरांत 5 सेकंड तक प्रतीक्षा समय देना चाहिए क्योंकि समय छात्रों को प्रश्न के बारे में सोचने और प्रशिक्षक के प्रश्न या किसी सहकर्मी की प्रतिक्रिया विकसित करने का समय प्रदान करता है। परिणामस्वरूप अधिक छात्र प्रश्न का उत्तर देने के इच्छुक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रयोगों को संपादित करने में विद्यार्थियों को व्यस्त रखने के कार्य को निम्नलिखित में से कौन व्याख्या नहीं करता है? 89 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 89 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, खुली जांच। पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रयोगों को संपादित करने में विद्यार्थियों को व्यस्त रखने में संरचनात्मक जांच निर्देशित ज्ञान का कार्य किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है। यह खुली जांच नहीं करती क्योंकि जो
उस पुस्तक में संपादित है वह केवल उसी की जांच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। कथन ए है या शिक्षण अधिगम में एक निरंतर प्रक्रम है। कथन बी है या ये ज्ञान ज्ञात करने पर केंद्रित है कि विद्यार्थियों ने कितनी अच्छे प्रकार से निर्देशित उद्देश्यों को प्राप्त किया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्माणात्मक आकलन के संदर्भ में ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं। ए है निर्माणात्मक आकलन के संदर्भ में, ए क्या है या शिक्षण अधिगम में एक निरंतर प्रक्रम है, और बी है या ये ज्ञात करने पर केंद्रित है कि विद्यार्थियों ने कितने अच्छे प्रकार से निर्देशित उद्देश्यों को प्राप्त किया है। बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।